हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब पहली बार आ रही हैं। पहला क्या है? डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम लोग आम भाषा में जीडीपी भी कहते हैं। दूसरा क्या है? नेशनल इनकम। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। थर्ड, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ये जो टॉपिक है थोड़ा सा आपके लिए ध्यान से पढ़ने वाला होता जा रहा है, बिकॉज अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं इंडिया के या किसी भी कंट्री के, और एग्जाम्पल्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरीज भी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ साथ में नॉर्मल रेजिडेंट्स भी आएंगे। दोनों बातें हो गई, नॉर्मल रेजिडेंट्स और डोमेस्टिक टेरिटरी। और साथ में कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस हम करेंगे कि आपको एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आप अच्छे से अटेंड कर पाए, इसके लिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। आज की क्लास में हम आपकी क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका टॉपिक नंबर 2.5 हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर की लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपके लिए देखिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये 4 क्लासेस हम कर चुके हैं। जिन्होंने क्लासेस नहीं की हैं वो अभी थोड़ा पॉज करें और इनके नेम्स को पढ़ें। अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पर वो कंफर्टेबल नहीं है, उनको लगता है कि लर्निंग ठीक ठीक नहीं हुई है, तो फिर वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स पर क्लिक करके इस किसी भी वीडियो पर वो वॉच कर सकते हैं। आज का टॉपिक तो आपको पता ही है, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स 2.5। 2.6 जो इसके बाद क्लास में हम पढ़ेंगे वो होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी, या एक और बात इसमें आती है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये दो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। साथ में इसके बाद 2.7 पर इसकी चैप्टर की एग्जाम सीरीज है, वो भी आपको जरूर देखना चाहिए अच्छे क्वेश्चंस को जानने के लिए कि इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी टॉपिक्स के लिंक दिए हुए हैं। आप उनमें किसी भी टॉपिक को जाकर तुरंत वॉच कर सकते हैं, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। आज का टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स। शुरू करते हैं टॉपिक 2.5, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स। सबसे पहले हमेशा की तरह इस टॉपिक का भी हम लोग वही डिस्कस करते हैं कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। हम लोग ये डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट्स का आपस में इनमें डिफरेंस क्यों जानना चाह रहे हैं, हमको इसका जानने से क्या बेनिफिट होगा फर्दर के चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये देखते हैं। देखिए, इनकम ऑफ ए होल कंट्री इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड इन 2 ब्रॉड वेज एज फॉलोज। किसी भी कंट्री की इनकम को हम 2 तरह से दिखाते हैं। कौन कौन से? देखिए, वन है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम की जो डेफिनेशन है, एक तो ये आएगी, हम अभी पढ़ेंगे जस्ट इसको। दूसरा भी देख लेते हैं एक बार। दूसरे को हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो एक तो होती है डोमेस्टिक इनकम, एक होती है नेशनल इनकम। दोनों में क्या फर्क है, यही इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। तो पहले वाले पॉइंट पे आते हैं, पहले डोमेस्टिक इनकम पर। डोमेस्टिक इनकम मीन्स नेट मनी वैल्यू ऑफ all final goods and services produced within the domestic territory of a country during 1 year, whether by residents or by non-residents of that country. पहला पॉइंट आया कि वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो आप जानते हैं, आप ये पढ़ चुके हैं। हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू डोमेस्टिक इनकम में या नेशनल इनकम में नहीं लेते, हमेशा फाइनल गुड्स का ही लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो हमने डेफिनेशन पे यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, देखिए, जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये खास बात है इस वाले डेफिनेशन की सबसे ज़्यादा। कैसे? हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी, टेरिटरी का मीनिंग होता है एरिया। टेरिटरी मीन्स रीजन, रीजन मीन्स एरिया। दैट मीन्स आप आम भाषा में समझ लीजिए, टेरिटरी मीन्स एरिया। तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो कंट्री की होती है, उसके अंदर कुल कितनी गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, कुल कितनी वैल्यू का, तो उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। एक साल के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ड्यूरिंग 1 ईयर। चाहे वो प्रोडक्शन या जो इनकम जनरेशन है, चाहे वो हमारे रेजिडेंट्स ने कमाई या हमारे कंट्री के बाहर के रेजिडेंट्स ने कमाई, लेकिन हमारे एरिया के अंदर अंदर कमाया उन लोगों ने। हमारी एरिया जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उस एरिया के अंदर रह करके वो अर्न किया है, इसलिए हम उसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। दूसरा देखते हैं,
नेशनल इनकम, इसको पढ़ने के बाद पहले वाले की भी क्लैरिटी आपको और ज़्यादा से आ जाएगी। नेशनल इनकम मीन्स नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। ओके, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। जो ब्लू कलर से दोनों जगह लिखा हुआ ना, इसमें डिफरेंस आ गया क्या, देखिए इस वाली डेफिनेशन में, सेकंड डेफिनेशन में हम टेरिटरी की बात नहीं कर रहे, एरिया की बात नहीं कर रहे, हम इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं हम उसकी बात करें कि उन्होंने जो कमाया वो सब हमारा नेशनल इनकम है। चाहे हमारे रेजिडेंट्स ने इंडिया में रह के कमाया, हमारे कंट्री में रह के कमाया, या कंट्री से बाहर कमाया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्यूरिंग 1 ईयर वेदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री और आउटसाइड। तो यहाँ पे ना एक बात आई समझ में कि हमको दो चीजों पे फोकस करना है। क्या? एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी, देखिए मैं लिख देता हूं आपके लिए दोनों बातें। दो बातें आई, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स। हमको इन दोनों के बीच में एकदम से क्लियर डिफरेंस शुरू से ही समझते हुए चलना है, ताकि हमको बाद में कोई भी कंफ्यूजन या डायलेमा ना हो। तो हमको डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है हमारी, उसके विद इन या आउटसाइड के कैसे हम जज करेंगे, कौन हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं और कौन नहीं होते, तो ये दो बातें हम जज करेंगे। उसी के बेसिस पे हम लोग डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की बातें ठीक से कर पाएंगे। अभी के लिए आप ये बिल्कुल ना डरें कि ये दोनों डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं हुई तो क्या होगा, ये दोनों डेफिनेशन आपको याद करनी ही नहीं है। आपके लिए रिलीफ है, ये दोनों डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी, लेकिन समझना बड़े अच्छे से कि डोमेस्टिक इनकम की जब बात आ जाए ना, तो वहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करनी है। आपने एक चीज और अच्छे से गौर करी, देखो जहां पर डोमेस्टिक की बात आ जाए वहां पर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी की ही बात करनी है ना। और जहां पर नेशनल की बात आ जाए, देखिए जहां पे नेशनल की बात आ जाए वहां पर आपको नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात करनी है। तो ये दो बातें आप पकड़ लीजिए अच्छे से। डोमेस्टिक वर्ड आ गया तो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करनी है, नेशनल वर्ड आ गया तो नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात करनी है। ये दो बातें अगर आपने याद कर ली ठीक से कि कौन सा वाला किससे रिलेट करना है, तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। आप आने वाले चैप्टर्स को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो अभी के लिए बिना इन दोनों डेफिनेशंस को याद किए लेकिन ठीक से समझते हुए केवल दो बातों पर फोकस कर रहे हैं हम लोग, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट्स। देखिए इससे पहले एक बॉक्स आया यहाँ पर, फॉर एवरी कंट्री जीडीपी एंड नेशनल इनकम बोथ आर इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, कोई बात नहीं, आप पढ़ तो पा रहे हैं, लेकिन फॉर एवरी कंट्री जीडीपी एंड नेशनल इनकम बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है जी। केवल जीडीपी ही आप बताओ किसी को तो काम नहीं चलेगा, केवल नेशनल इनकम ही आप बताओ किसी को तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों ही चाहिए होते हैं अलग अलग पर्पज से। कौन कौन से दिखते हैं अभी देखिए। जीडीपी इज इंपॉर्टेंट व्हेन कंट्रीज कंपेयर देमसेल्व्स विद ईच अदर। जब भी पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री अपने को दूसरे कंट्री से कंपेयर करता है तो वो जीडीपी के बेसिस पे करता है। जैसे हम कहें कि इंडिया का जीडीपी इतना है, चाइना का जीडीपी इतना है, यूएस का जीडीपी इतना है, तो वहाँ पे हम नेशनल इनकम के बेसिस पे दो कंट्रीज को या तीन कंट्रीज को कंपेयर नहीं करते, हम वहाँ पे डोमेस्टिक इनकम के बेसिस पे करते हैं, यानी कि जीडीपी के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। और नेशनल इनकम का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो देख लेते हैं। नेशनल इनकम इज इम्पॉर्टेंट when a country wants to know its per capita income etc. किसी कंट्री को मान लीजिए ये जानना है कि उसके कंट्री में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है ना, एवरेज बेसिस पे लोगों का इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, तो उस केस में वो जो कंट्री है वो फिर डोमेस्टिक इनकम या जीडीपी की फिगर पे काम ना करके वो नेशनल इनकम पे काम करेगी। वो नेशनल इनकम की हेल्प से, दैट मीन्स सिंपली नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, तो वो निकल जाता है पर कैपिटा इनकम। तो इस बेसिस के लिए देखें हम तो नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट है, और कंट्री टू कंट्री हमको कंपेयर करना है तो हमारा जीडीपी या डोमेस्टिक इनकम इंपॉर्टेंट है। तो दोनों की इंपॉर्टेंस है ये हमने आपको बताया, तो दोनों ही पढ़ने पड़ते हैं अपने को सिलेबस में, है ना। तो आइए देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट्स में क्या फर्क है और इनका मीनिंग, इनका डिटेल पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब इस टॉपिक को आप लाइटली ना लें, बहुत ध्यान से बिल्कुल फोकस होकर के आप पढ़ें, तभी आपको आने वाले चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं आप उनको ठीक से सोल्व कर पाएंगे। देखिए पहला पॉइंट आ गया डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके जी, हमने आपको टेरिटरी वर्ड का मीनिंग बताया एरिया, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू मतलब एक कंट्री का अपना अपना एरिया, इस तरह से।
लेट अस डिस्कस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर कंट्री। इसको और बेटर समझने के लिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, इसको हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में समझते हैं ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान के लिए ना अपने कंट्री से चीज़ों को रिलेट करना बड़ा आसान होता है। तो हमने यहाँ पे बताया जी कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होती है। देखिए, इक्वल टू, यहाँ पे ये फार्मूला नहीं है, आप कभी सोचे कि यार कि फार्मूला आने वाला है, फार्मूला नहीं है, ये केवल आपको बताने का तरीका है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इक्वल टू पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। जो भी आपने इंडिया का मैप देखा है, उस मैप के हिसाब से जो भी एरिया इंडिया का है वो सारा का सारा हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, ओके। अब इसमें हमने कुछ और बातें ऐड करी, उस मैप के जो एरिया पूरा, उसमें कुछ और ऐड किया डोमेस्टिक टेरिटरी जानने के लिए। देखिए, प्लस किया हमने शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया इन फॉरेन लैंड्स। इंडिया का मान लीजिए कि बहुत बड़ा शिप है और वो ट्रेवल करते करते पूरी दुनिया में घूमता है, अलग अलग कंट्री में जाता है। तो वो जो शिप का एरिया है ना, जो शिप है वो अपने आप में जो उसका एरिया है वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ही है। हालांकि वो इंडिया से बाहर ट्रेवल कर रहा है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो शिप हो, चाहे वो कोई सबमरीन हो, चाहे वो इस तरह की कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, अगर वो इंडिया के बाहर भी ट्रेवल कर रहा है लेकिन वो ऑपरेट कौन कर रहा है, उसका ओनर कौन है, वो है हम लोग इंडियंस या हमारा कंट्री या हमारे कंट्री की गवर्नमेंट। तो उन सभी केसेस में वो जो एरिया उस शिप ने एक्वायर किया हुआ है, वो जो अपने आप में शिप है या एयरक्राफ्ट है, वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहलाएगा, ठीक है जी। तो एक तो मैप हो गया, जिस जो मैप पे हमारा पूरा एरिया वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है, साथ में ये शिप और एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स वगैरह वगैरह ये भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएंगे। प्लस ऑयल एंड नेचुरल रिग्स या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल वाटर्स। देखिए, इंडिया का मैप आपने सबने देखा है ना, गुजरात से लेकर के वहां वेस्ट बंगाल तक नीचे सारा पानी ही पानी है, समुद्र है, ओशन है। तो अब उस ओशन के अंदर काफी दूर जाकर अगर हमारे किसी गवर्नमेंट ने या हमारी किसी कंपनी ने कोई बहुत बड़ा वो ऑयल रिग लगाया है जहाँ से पेट्रोलियम या क्रूड पेट्रोलियम वहां से निकालते हैं या नेचुरल गैस का वहां से उनको प्रोसेसिंग करके निकालते हैं, तो अगर ये सब उन्होंने काम किया हुआ है तो वो समुद्र में। तो आप कहोगे सर समुद्र का एरिया हमारा थोड़ी है, हम उसको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों माने। नहीं नहीं नहीं, लेकिन उस समुद्र को हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानेंगे, लेकिन जो उस समुद्र में वो जो हमारा सेटअप है, उस सेटअप का जो अपना एरिया है वो सारा हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा, है ना। आपने देखा होगा फोटोज में वो बॉम्बे हाइज में या बॉम्बे से थोड़ा और समुद्र में आगे चलते हैं ना, तो अपने फोटोज देखे होंगे, बहुत बड़ा सा एक बहुत बड़ा एक उन्होंने प्लांट वहां पे लगा रखा है समुद्र के अंदर, जहाँ से वो बीच में से ड्रिलिंग करके ना फिर वो क्रूड पेट्रोलियम वहां से ड्रॉ करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये इंडिया के मैप में नहीं है, इंडिया के मैप से बाहर है, तो भी क्योंकि वो हमारे से बिलोंग करती है इसलिए वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो जितना एरिया उन इक्विपमेंट से उस सेटअप ने एक्वायर किया। और देखिए, इसमें और भी चीजें हम ऐड करते हैं क्या, एम्बेसीज एंड मिलिट्री बेसिस ऑफ इंडिया सेटअप इन फॉरेन लैंड्स। किसी भी कंट्री में जो इंडिया की एम्बेसीज हैं अलग अलग, है ना, यूएस में, जापान में, मतलब दुनिया के हर कंट्री में इंडिया की एम्बेसी है, जहाँ से इंडिया में आने चाहने वाले लोगों को पहले वीज़ा अपना पास कराना पड़ता है। तो वो जो एम्बेसीज हैं वो एम्बेसीज हैं तो इंडिया से बाहर अलग अलग कंट्रीज में, पर उन एम्बेसीज का जितना प्लॉट है या एरिया है या जो बिल्डिंग है वो सारा हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंट्री में है। तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है ये वाली बात कि हम तो सोचते थे कि डोमेस्टिक टेरिटरी केवल इंडिया का जो मैप में जो दिखाई देता है एरिया वही होता होगा, ऐसा नहीं है। जो शिप्स और हमारे एयरक्राफ्ट हैं जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन उनके ओनर हम हैं, उनको ऑपरेट हम करते हैं इंडियंस, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। जो ऑयल है, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, समुद्र के ऊपर कुछ ऐसा हमने बना रखा है कि वो समुद्र पे तैरता है, शिप है या कोई और चीज़ है, वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। और हमारी जितनी एम्बेसीज अलग अलग कंट्री में है वो सारी एम्बेसीज प्लस मिलिट्री बेसिस, अगर हमने अपनी आर्मी को कहीं पे मान ली 6 महीने के लिए या किसी टाइम के लिए कहीं पे डिप्लॉय किया हुआ है और वहाँ पे आर्मी ने अपना पूरा कैंपिंग किया हुआ है किसी और कंट्री में, तो वो जो एरिया गवर्नमेंट के कहने से आर्मी ने उस कंट्री में एक्वायर किया या वहाँ पे अपना सेटअप लगाया, तो वो एरिया भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, ठीक है। और देखें, एक और चीज़ हम ऐड करते हैं क्या,
इंडियन गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स इन फॉरेन लैंड्स। अगर गवर्नमेंट ने कुछ अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है किसी दूसरे कंट्री में, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम इंडियन गवर्नमेंट बोल रहे हैं, इंडियन कंपनी नहीं बोल रहे हैं। तो अगर कोई कंपनी ने अपना ऑफिस बनाया है यूएस में जाकर के, तो वो ऑफिस हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। पर अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बनाया है बाहर जाकर के किसी कंट्री में, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। एग्जाम्पल इसका वही एम्बेसी। एम्बेसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। तो अगर एम्बेसी या इसके जैसी कुछ और चीज गवर्नमेंट ने बनाई है किसी और कंट्री में जाकर के, तो वो एरिया भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। ये तो हो गए सारे पॉइंट जो हम लोग प्लस करते हैं। अब कुछ माइनस के पॉइंट देखिए, छोटा सा रेड पॉइंट आया, इसको आप मिस मत कीजिए। तो अभी तक हमने बताया है कि क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या नहीं होता, वो हम अब बता रहे हैं। देखिए, फॉरेन गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स, जो बाहर की गवर्नमेंट्स ने, यानी कि फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट ने, ना कि कंपनीज ने, जो फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट्स ने इंडिया में आके कुछ अपना सेटअप बनाया या कुछ स्टैब्लिशमेंट किया, वो हमारी टेरिटरी में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, अमेरिका की गवर्नमेंट ने अगर इंडिया में आकर अपना एम्बेसी खोला है, तो वो एम्बेसी अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ना कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। करेक्ट? तो आप समझ गए। अभी ये चीजें और आएंगी ठीक से। एक बार मैं आपको फिर से हिंट दे देता हूं कैसे। इंडिया का एम्बेसी यूएस में खुला, तो जो वॉशिंगटन डीसी में जो इंडिया का एम्बेसी ओपन हुआ, वो सारा एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की। लेकिन जो अमेरिका ने दिल्ली में आकर अपना एम्बेसी ओपन किया, तो वो जो एरिया है एम्बेसी का, बिल्डिंग है, लैंड है, वो सब जो एरिया है, वो सब यूएस का टेरिटरी है, ना कि इंडिया का। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इन्हीं के बेस पे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के ज्यादातर। तो एग्जाम्पल हमने दिए हैं कि फॉरेन गवर्नमेंट किस तरह के इस्टेब्लिशमेंट हमारे कंट्री में करती है। एम्बेसी बना सकती है, कॉन्सुलेट्स कर सकती है, मिलिट्री बेसिस बना सकती है, या फिर यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। इस तरह से ये जो है, ये बाहर की गवर्नमेंट्स इंडिया में अपने सेटअप्स बनाती है जगह लेकर के गवर्नमेंट से। तो वो जो एरिया है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता, डिस्पाइट कि वो एरिया है तो इंडिया में ही, फिर भी हमारी टेरिटरी में नहीं काउंट होता। ये जो बात है अब तक हमने बताई डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको हो सके तो पॉज करके वीडियो को थोड़ा बैक करके एक बार दोबारा से सारा सुन लीजिए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा अगर एक बार में समझ में ना आए तो। अब कुछ हमने यहाँ पे आपको बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपको, ताकि आपको ना ये टॉपिक अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए। देखो क्या बताया हमने, इज इट इन इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे कि तो क्या वो बातें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी या नहीं, वो हम देख रहे हैं। पहला, एन इंडियन कंपनी इन जापान। इंडिया की कंपनी, मान लीजिए रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप ने एक कंपनी जापान में खोल दी। तो रिलायंस जो ग्रुप है वो गवर्नमेंट नहीं है, वो तो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। तो इसलिए जो उसने जापान में खोला, जो वहाँ पे ऑफिस लिया, लैंड एंड बिल्डिंग ऐसे कुछ कंस्ट्रक्ट किया, या प्लांट और मशीनरी को इंस्टॉल करी, यहाँ पे बड़ा सा बहुत बड़ा प्लांट लगाया, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो फैक्ट्री या वो जगह इंडिया की टेरिटरी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि रिलायंस ग्रुप है एक प्राइवेट सेक्टर का कंपनी, ना कि गवर्नमेंट। और देखते हैं एक और, गूगल्स ऑफिस इन इंडिया। अब गूगल भी क्या है? प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। तो जैसे हमने पहले बताया था, उसका रिवर्स हो गया। यूएस की कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी ने इंडिया में आके अपना ऑफिस खोला, तो क्या वो इंडिया की टेरिटरी होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि है ना इंडिया में। वो तो इंडिया में, मान लो दिल्ली में ऑफिस खोला है या गुरुग्राम में उसने ऑफिस खोला, तो जो ऑफिस खोला वो तो इंडिया की टेरिटरी में है ही, तो इसलिए वो इंडिया की टेरिटरी कहलाएगा। ठीक है? और देखते हैं, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय फ्रेंच। फ्रांस के कोई लोग हैं या कंपनी है, उन्होंने इंडिया में आके एक कंपनी खोल दी। और वो इंडिया, जो कंपनी है वो तो इंडिया में एग्जिस्ट करती है ना, इंडिया में काम करती है। और जो जिसने खोला वो फ्रांस की गवर्नमेंट नहीं है, फ्रांस की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। तो वो जो जगह यहाँ पे इंडिया में आई, वो सारा हमारा ही टेरिटरी कहलाएगा। करेक्ट? और देखते हैं, एयर इंडिया फ्लाइट बिटवीन फ्रांस एंड जापान। अब एयर इंडिया तो इंडियन कंपनी है ना, और वो फ्लाइट ऑपरेट करती है फ्रांस और जापान के बीच में। मतलब उनका एक प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, वो जापान और फ्रांस के बीच में ट्रेवल करता है बैक एंड फोर्थ। अब वो इंडिया तो आ नहीं रहा, वो बाहर ही बाहर घूम रहा है। तो जो वो एयरक्राफ्ट है वो तो है तो इंडियन कंपनी का ना, इसलिए वो जो एयरक्राफ्ट है अपने आप में इंडियन टेरिटरी ही कहलाएगा। हमने इसका आंसर यस लिखा हुआ है। ठीक है? और देखते हैं जी। अब देखिए इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, फ्रांस और जापान मतलब इंडिया से दूर है,
और वो एयरक्राफ्ट मान लीजिए काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक इंडिया नहीं आता है, वो बाहर ही रहता है। फिर भी चूंकि है तो हमारा ना, उसको ऑपरेट करने वाले कौन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। एयर इंडिया क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि इंडियन कंपनी है, इसलिए वो एयरक्राफ्ट क्या हुआ, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ। इसी तरह से एमिरेट्स है ना, जो अरब कंट्रीज हैं उनकी एक एयरलाइंस है एमिरेट्स। एमिरेट्स फ्लाइट्स बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। अब वहाँ विदेशी एक कंपनी का जो एयरक्राफ्ट दिल्ली और मुंबई में बीच में अप डाउन कर रहा है मान लीजिए, तो वो जो है उनकी टेरिटरी में आएगा, ना कि हमारी टेरिटरी में। क्यों, क्योंकि उनका एयरक्राफ्ट है। वो एयरक्राफ्ट जो दुबई का होगा या जो भी कंट्री से एमिरेट बिलोंग करता है, उस कंट्री की टेरिटरी में आएगा, ना कि इंडिया की कंट्री में। इस तरह से इंडियन एम्बेसी इन यूएस है ना, इंडिया की एम्बेसी जो अमेरिका में खुली हुई है, वॉशिंगटन में खुली हुई है, वो हमारी टेरिटरी है, करेक्ट। इसी तरह से जो जर्मनी की एम्बेसी जो दिल्ली में है, वो जर्मनी की टेरिटरी है, ना कि हमारी, इसलिए हमने यहाँ पर नो लिखा हुआ है। हमने, हमारा क्वेश्चन क्या था, इज इट इन इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हमको बस केवल एक चीज ध्यान देना है कि हमारी टेरिटरी है या नहीं है। किसकी है वो पता नहीं, हमारी है कि नहीं, हमें इस पर ध्यान देना है। तो इंडिया की एम्बेसी जो अमेरिका में खुली थी, वॉशिंगटन में, वो तो हमारी टेरिटरी, हमने आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए एम्बेसीज एंड मिलिट्री बेसिस, जहाँ मेरा माउस फ्लो कर रहा है अभी। लेकिन जो जर्मनी की एम्बेसी है जो दिल्ली में ओपन हुई है, वो हमारी टेरिटरी नहीं है, क्योंकि वो जर्मनी की टेरिटरी में आती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच इन रशिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक है तो पब्लिक सेक्टर का बैंक, आप कहोगे सर ये तो गवर्नमेंट बैंक है। ऐसा लोग गवर्नमेंट बैंक है कह देते हैं, पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंक नहीं है। आप चाहें तो अभी मान लीजिए इसका एक शेयर 5,000 रुपये का है, तो आप अभी केवल 5,000 रुपये खर्च करके स्टॉक मार्केट से उसका एक शेयर खरीद सकते हैं, और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सम पार्ट में मालिक बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का बैंक है इस सेंस में, जिस सेंस में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहलाया जाएगा, ये वाला ऐसा नहीं है। अगर एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है रशिया में, तो वो जो ब्रांच है रशिया में, वो हमारी टेरिटरी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं कहलाई जाएगी इस सेंस से। जनरली लोग कहते हैं कि एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है, वो एक समझ की बात है। अदरवाइज मैं आपको बताया ना, आप भी गवर्नमेंट, आप भी मतलब गवर्नमेंट के जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओनर बन सकते हैं, तो वो इस सेंस में गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहलाया जाएगा। अडानी एक ग्रुप है प्राइवेट सेक्टर का। अडानी रेंट्स इट्स यूएस ऑफिस टू गूगल। अडानी का मान लीजिए कुछ लंदन बिल्डिंग था अमेरिका में, और उसने उस ऑफिस को गूगल को रेंट पे दे दिया। तो क्या जो रेंट पे दिया हमारी टेरिटरी है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अडानी ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, ना कि गवर्नमेंट कंपनी। तो अडानी ने जो दिया वो यूएस में था, और वो यूएस की ही टेरिटरी रहेगा, हमारी टेरिटरी नहीं कहलाएगा। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वाली स्लाइड को थोड़ा बैक करके आपको दोबारा से देख लेना चाहिए, और थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी बुक की हेल्प से भी, क्योंकि ये इस पे बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। साथ में अभी हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, जो है नॉर्मल रेजिडेंट्स। आज की स्टोरी का दूसरा पार्ट। पहला तो था डोमेस्टिक टेरिटरी, हमने कर लिया ऑलरेडी। अब है नॉर्मल रेजिडेंट्स की बारी, कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग कंट्री की नेशनल इनकम निकाल पाते हैं। देखिए, लेट अस डिस्कस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर कंट्री। सेम इंडिया की जैसे हम बात करेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया ये कौन है, कौन कौन है जिनको हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट्स कह सकते हैं अपनी कंट्री के। देखते हैं। इक्वल टू, अब दो बातें हैं यहाँ पे, या तो कोई आदमी होगा या कोई कंपनी होगी, है ना। तो या तो कोई पर्सन होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, दोनों का हम अलग अलग आपको बता रहे हैं। इन केस ऑफ ए पर्सन, टू कंडीशंस मस्ट सेटिस्फाई, है ना। दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, तो अब हम कहेंगे कि वो फला बंदा या फला बंदी या वो जो पर्सन है, वो हमारे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। तो जो भी वो कमाएगा वो इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो, पहली कंडीशन क्या है, मस्ट बी रिजाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो जो बंदा है वो इंडियन टेरिटरी में ही उसका घर होना चाहिए, उसका जो रहना है, रिजाइडिंग मतलब रेजिडेंस जो है उसका इंडियन टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। अब इंडियन टेरिटरी क्या होती है? टेरिटरी ऑफ इंडिया, इससे पिछली वाली स्लाइड में हम आपको बता चुके, वही होती है। तो मस्ट बी रिजाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 1 ईयर और मोर। कम से कम 1 साल, पिछले 1 साल में उसको इंडिया की टेरिटरी में रहना चाहिए। तो
तभी वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ये हमारी पहली कंडीशन है, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या ना हो। देखो यहाँ पे दो बातें हैं, एक वर्ड होता है सिटीजन, एक होता है रेजिडेंट। यूएस का बंदा मान लीजिए 5 साल से नौकरी के लिए इंडिया में काम कर रहा है, तो वो सिटीजन कहाँ का हुआ? वो सिटीजन हुआ यूएस का, क्योंकि वहाँ पे उसका बॉर्न हुआ है ना, उसका बर्थ यूएस में हुआ है। लेकिन वो काम कर रहा है इंडिया में, रहता है वो इंडिया में, तो उसका वो रेजिडेंट कहाँ हुआ? इंडिया का। तो चूंकि वो 1 साल से ज़्यादा इंडिया में है, तो इसलिए हम उस बंदे को यूएस का सिटीजन होने के बावजूद भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला कंडीशन। साथ में एक कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए, कौन सी देखते हैं। दूसरा यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये बेसिकली 2 है, आप इसको 2 पढ़ें ना कि 1। ही शी मस्ट बी कैरिंग आउट हिज हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग मेनली इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो जो बंदा यहाँ पर रह रहा है इंडिया में, बाहर का बंदा अगर है तो यहाँ का जो बंदा है वो तो है ही है, वो तो नॉर्मल रेजिडेंट है ही है, हम जैसे और आप जैसे लोग। लेकिन जो बाहर से आके इंडिया में रह रहा है, तो पहला कंडीशन क्या? कम से कम पिछले 1 साल से वो इंडिया में होना चाहिए, उसका रेजिडेंस। नंबर 2, उसकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, ये सब बातें उसकी इंडिया में ही होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो हम उस बंदे को कहेंगे कि ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, चाहे वो इंडिया में बॉर्न हो या ना हो, व्हाटसोएवर। ठीक है जी, ध्यान से सुनिए इस बात को। समझ में नहीं आया बैक कीजिए थोड़ा, फिर से देखिए इस चीज़ को जो मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्लस अब हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो पर्सन के केस में, इंडिविजुअल पर्सन के केस में हमको 2 कंडीशंस देखनी है, ये सेटिस्फाई हो रही है दोनों की दोनों, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। और दूसरे केस में हम बात कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें क्या है देखिए, मैनेजमेंट कंट्रोल मस्ट बी इन इंडिया। कोई भी कंपनी अगर उसका मैनेजमेंट कंट्रोल, उसके जो ओनर्स हैं, उसका जो डे टू डे जो मैनेजमेंट के डिसीजन लेने वाला जो प्रोसेस है, अगर वो इंडिया में है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट है, वो कंपनी, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, गूगल ने एक ऑफिस इंडिया में खोला, लेकिन सारा का सारा डिसीजन गूगल के हेडक्वार्टर्स यूएस से होता है, तो वो जो ब्रांच यहाँ पे खोला वो इंडियन रेजिडेंट या नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाया जाएगा। अगर गूगल ने यहाँ पे ऑफिस खोला, यहाँ पे ब्रांच खोला इंडिया में आकर के, और यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट कंपनी है, उसके डिसीजंस के लिए मैनेजमेंट यहाँ पे अलग से रहती है, तो फिर वो जो कंपनी होगी, जो इंडियन कंपनी है, वो हमारी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगी। ठीक है, तो ये 2 तरह की चीज़ें आप ध्यान रखें। नॉर्मल रेजिडेंट पर्सन है तो 2 कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो केवल एक कंडीशन, मैनेजमेंट कंट्रोल मस्ट बी इन इंडिया। अब यहाँ पे कुछ नोट आए बड़े इंपॉर्टेंट, देखते हैं। रिमेंबर, इट इज द रेजिडेंटशिप दैट मैटर्स एंड नॉट द सिटीजनशिप। जो यहाँ पे मैटर करती है ना, ये डिसाइड करने में कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है, वो कहाँ वो बंदा या कंपनी रहती है, ना कि वो कहाँ उसका बर्थ हुआ। तो ये बात हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं, यहाँ पे रेजिडेंटशिप इम्पोर्टेंट है। हम लोग कैसे पता चलेगी कौन सा जो पर्सन है वो कहाँ का सिटीजन है, तो उसका बर्थ प्लेस क्या है, या तो उससे पता चलेगा, या किसी कंट्री ने बाद में उसकी एप्लीकेशन के रेस्पॉन्स में उसको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी। फॉर एग्जांपल, हम लोग इंडिया में बॉर्न हुए तो हम लोग हमेशा इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, चाहे हम किसी भी कंट्री में रहें। ठीक। दूसरा, बाहर का बंदा मान लो इंडिया आया और उसने मान लीजिए गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि आप मुझे इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कीजिए, और गवर्नमेंट ने वो ग्रांट कर दी, तब भी वो उस केस में इंडिया में बॉर्न ना होते हुए भी वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। तो लेकिन इस वाले पॉइंट पे हमको सिटीजनशिप नहीं देखनी है, यहाँ पे तो हमको क्या देखना है, ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। लास्ट पॉइंट देखिए इस वाली स्लाइड का, रेजिडेंटशिप ये कैसे डिसाइड होती है, देखिए, रिजाइडिंग फॉर 1 ईयर प्लस, कम से कम 1 साल से अगर इंडिया में रह रहा है तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। दूसरा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो 2 कंडीशंस हैं वो 2 कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट दैट मीन्स उसका पैसा कमाना और उसका पैसे को खर्च करना, ये दोनों बातें इसका ज़्यादातर पार्ट इंडिया में टेक प्लेस हो रहा है, तभी वो हमारा रेजिडेंटशिप के बेसिस पे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। ठीक है, इससे पहले अब इस वाली स्लाइड के हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। इज इट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं हम लोग। देखिए, इंडियंस इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, अब इंडिया की एम्बेसी हर एक कंट्री में है,
अब इंडिया की गवर्नमेंट ने अलग अलग एम्बेसीज में, अलग अलग कंट्रीज में अपने बंदों को भेजा काम करने के लिए, तो वो सारे बंदे हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे हमेशा, चाहे वो किसी भी कंट्री में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी एम्बेसी अलग अलग कंट्री में खुली हुई है वो सब हमारी ही तो टेरिटरी है, जो हमने इससे लास्ट वाली साइड में पढ़ाया था आपको, उस बेसिस पे कह रहा हूँ मैं आपसे। तो इसलिए वो सब हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ही कहलाएंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं, फॉरेनर्स इन इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड। इंडिया की एम्बेसी जो बाहर की कंट्रीज में ओपन है, वहाँ पे दो तरह के लोग काम कर सकते हैं। एक तो इंडियंस होंगे, दूसरे वहाँ के लोकल लोग भी काम करेंगे ना, अलग अलग कंट्री के। तो पहले वाले पॉइंट को तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, लेकिन जो दूसरा वाला पॉइंट है कि इंडिया की एम्बेसी में जो बाहर है, सपोज जापान में है, तो कोई जापान से कोई आदमी वहाँ पे, जो जापानीज लोग हैं वहाँ पे कुछ काम करते हैं, तो वो क्या हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि वो वहीं के रेजिडेंट्स कहलाएंगे, हमारे रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। और देखिए, फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO ETC इन इंडिया। कुछ ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि UNO, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इस तरह से। तो जो फॉरेनर्स वर्किंग हैं इन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के इंडियन ऑफिस में, तो वो जो फॉरेनर्स हैं वो भी हमारे रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। यानी कि अगर दिल्ली में WHO का ऑफिस खुला हुआ है, तो उस ऑफिस में काम करने वाला कोई भी जापानीज है या अमेरिकन है या फ्रेंच पर्सन है, वो सब हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। वो एक अलग ही कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल टेरिटरी। तो वो इंटरनेशनल टेरिटरी में काम करते हैं ऐसा माना जाता है उनको, इसलिए उनको नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हम नहीं कह सकते। इंडियन एम्बेसडर्स अराउंड द वर्ल्ड। हर एक अलग अलग कंट्री में हमारी एम्बेसीज में जो एम्बेसडर बैठे हैं इंडिया से, वो सभी हमेशा हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ही कहलाते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने उनको भेजा है। ठीक है, तो वो हमारे ही हैं, हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे। फॉरेन एम्बेसडर्स इन इंडिया, ऐसे ही अपोजिट देखो तो आप, जो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एम्बेसडर्स हैं, तो वो अपनी अपनी कंट्री के रेजिडेंट्स कहलाएंगे ना, हमारे क्यों कहलाएंगे? इसलिए फॉरेनर्स एम्बेसडर्स इन इंडिया ये हमेशा हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते हैं। एक और देखते हैं, फॉरेनर्स इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर। कोई फॉरेन से एक बंदा आया हुआ है यहाँ पे इंडिया में रहते रहते उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया, मोर देन 1 ईयर हो गया, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। इस पॉइंट में कुछ राइडर्स हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। एनी फॉरेन स्टूडेंट और पेशेंट इन इंडिया। अगर कोई फॉरेन से कोई स्टूडेंट आया 3 साल का कॉलेज कोर्स करने के लिए, या कोई पेशेंट आया अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसको यहाँ पे रहते रहते 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो ऐसा फॉरेनर, हालांकि फॉरेनर जिसको 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो भी वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। अगर पढ़ाई के लिए आया है, घूमने के लिए आया है इंडिया, अपना इलाज कराने के लिए आया है, कुछ योगा सीखने के लिए आया है, और उसको रहते रहते 1 साल से ज़्यादा हो गया, उस केस में उसको हम अपना रेजिडेंट नहीं मानेंगे। उसकी कमाई हुई इनकम को हम अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बात हमने यहाँ पे आपको बताई। फॉरेनर्स इन इंडिया फॉर लेस देन ईयर। कोई अगर 1 साल से कम रह रहा है इंडिया में, बाहर का बंदा, तो वो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया माने। 1 साल हुआ नहीं अभी, तो ये तो आसान था। अब इस स्लाइड पे हम लोग कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं के बेस पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। और अगर आपने इनको ठीक से पढ़ लिया, समझ लिया आज, तो आपका काफ़ी सारा एग्जाम्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। देखिए, दीज आर नेवर कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स। जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, इनको कभी भी हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं मानते हैं। ऐसा हम आपको लिस्ट की फॉर्म में बता रहे हैं। अभी तो था थोड़ा डिस्कशन की फॉर्म में, अभी लिस्ट आएगी, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। और उनके अलावा जो बचे वो सब हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं, ऐसा आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं। नंबर 1, फॉरेन टूरिस्ट्स। जो बाहर से फॉरेनर्स आते हैं इंडिया घूमने के लिए, तो देखिए, वेदर फॉर मोर देन और लेस देन 1 ईयर, चाहे वो 1 साल से ज़्यादा के लिए हो या 1 साल से कम के लिए आए, वो चाहे वो रिक्रेशन के लिए आए, फॉर एग्जांपल योगा सीखने के लिए आए, चाहे वो हॉलीडेज सेलिब्रेट करने के लिए आए, या फिर वो अपने किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए, या कुछ अपना कॉलेज में इन्होंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसमें पढ़ने के लिए आए, किसी क्रिकेट मैच को देखने के लिए आए, या किसी स्पोर्ट्स में किसी पार्टिसिपेट करने के लिए आए, है ना। जैसे यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम होते हैं या किसी और तरह के इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, उसमें पार्ट करने के लिए आए, या फिर किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आए लंबे टाइम के लिए। तो चाहे ऐसे लोग 1 साल से ज़्यादा के लिए आए या 1 साल से कम के लिए आए, तो ऐसे फॉरेन टूरिस्ट्स को हम लोग कभी भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं मानते हैं, और इसलिए
उनकी जो इनकम यहाँ पे होती है, जो कमाई होती है, उसको हम लोग इंडिया की नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिए, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी। जो इंडिया में जितनी भी एम्बेसीज खुली हुई हैं अलग अलग कंट्रीज की, उन एम्बेसीज में जो भी फॉरेन स्टाफ है, जो विदेशी लोगों को स्टाफ की तरह यहाँ पे जॉब्स मिली हुई हैं, उनको हम कभी भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं मानते हैं। ठीक है, और देखें, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है ना, मिलिट्री में जो ऑफिसर्स होते हैं या बड़े बड़े कैप्टन्स होते हैं या जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट के ऑर्डर से ना यहाँ वहाँ अलग अलग कंट्रीज में आते जाते उनको रहना पड़ता है। तो अगर वो बाहर के कंट्रीज से अगर कोई आया है, तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, वहाँ की गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, तो ऐसे लोगों को हम लोग इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अपने गवर्नमेंट के ऑर्डर से आया ना, अपनी मर्जी से नहीं आया। तो चाहे ऐसे बंदे को 1 साल हुआ या नहीं हुआ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो कभी भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। और देखते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये बात आपको मैंने बताया था ना लास्ट वाली स्लाइड में, यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, डब्ल्यूएचओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है। इस तरह से जो ये जो अलग अलग इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी। ये जो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 4 में हम इनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहे, इन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, है ना। नॉर्मल रेजिडेंट्स 2 तरह के होते हैं, या तो पर्सन होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो यहाँ पर हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन इनकी बात कर रहे हैं, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा। तो इन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो कभी भी हम इनको नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं मानते, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा समझ लेते हैं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि ये लोग इंटरनेशनल टेरिटरी में काम करने वाले लोग हैं, ना कि इंडियन टेरिटरी में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डब्ल्यूएचओ का ऑफिस तो होगा दिल्ली में, फिजिकली वो इंडिया में उसका ऑफिस है, लेकिन उसको हम इंडियन ना मान करके इंटरनेशनल टेरिटरी में काम कर रहा है ऐसा मानते हैं। इसलिए वो जो डब्ल्यूएचओ का जो वहाँ पर बड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट है, वो जितना भी इंडिया में पैसा कमाएगा, उस इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है ही नहीं इस वाले प्रोविजन के हिसाब से। ठीक है, और देखते हैं आगे, पॉइंट नंबर 5। तो जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो एम्प्लॉयज हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। अब देखिए, इफ वर्किंग फॉर अप टू 1 ईयर, अगर ऐसे फॉरेनर्स जो काम कर रहे हैं ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उन एम्प्लॉयज़ को अगर काम करते करते हुए अभी 1 साल तक हुआ है, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, 1 साल से कम हुआ है, सच एम्प्लॉयज आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री दे बिलोंग टू। मतलब जहां से वो आए हैं उस कंट्री के रेजिडेंट माना जाएगा, ना कि इंडिया के रेजिडेंट माना जाएगा। एग्जाम्पल सुन लीजिए इसका, दिल्ली के, मान लीजिए दिल्ली में जो स्टैब्लिश है डब्ल्यूएचओ का ऑफिस, उसमें जापान का कोई बंदा आया, उसको काम करते करते 6 महीने हुए हैं, उसका भी 1 साल पूरा नहीं हुआ, तो वो जापान का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, ना कि इंडिया का रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि उसको भी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। और देखिए, इफ वर्किंग फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से ज़्यादा काम हो गया करते करते उसको, तो क्या होगा? एम्प्लॉयज आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री दे हैपन टू वर्क इन। अब वो जो जापान से बंदा आया था, अब मान लीजिए उसको कुछ टाइम के बाद 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब वो काम कहाँ कर रहा है? दिल्ली में काम कर रहा है। दिल्ली कहाँ है? इंडिया में। तो अब वो बंदे को हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे, क्योंकि उसको 1 साल से ज़्यादा काम हो गया करते करते। ठीक है, तो हमने पॉइंट नंबर 4 में तो बात की थी उस स्टैब्लिशमेंट की, यूएनओ या डब्ल्यूएचओ की, उसके हिसाब से। अब हम पॉइंट 5 में बात कर रहे हैं इसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ के लिए अगर 1 साल हो गया तो इंडियन रेजिडेंट है, और 1 साल नहीं हुआ, कम हुआ है, तो वो जिस कंट्री से आया वो वहाँ का रेजिडेंट है, हमारा रेजिडेंट नहीं है। और देखते हैं, बॉर्डर वर्कर्स। अब गवर्नमेंट ना कभी कभी ऐसा नहीं केवल आर्मी के लोगों को ही बॉर्डर पे काम करने के लिए लगाती है, कभी कभी कुछ काम करना है उनको, सिविल काम करना है, कुछ कहीं पे कुछ गड्ढा खोदना है, कुछ बड़ी सी उनको बंकर बनाना है, तो कुछ लेबर चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्शन के लोग चाहिए उनको गवर्नमेंट को। तो बॉर्डर पे ना ऐसे लोगों को काम करने के लिए वो बुलाती है। अब बॉर्डर का बड़ा मुश्किल है बता पाना कि एग्जैक्टली ये वाला प्लेस इंडिया में है कि चाइना में है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे ऐसा डाउट होता है। तो हमने यहाँ के लिए क्या लिखा है देखते हैं,
सच वर्कर्स ऑफन हैव टू वर्क इन अदर कंट्रीज। अब वो काम करते करते बंदा रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा उधर जाके काम करे तो वो दूसरा कंट्री हो गया, ठीक है। दीज आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री दे कम फ्रॉम एंड नॉट द कंट्री दे वर्क इन। तो अब वो जो वर्कर्स हैं, मान लीजिए चाहे वो मिलिट्री के हैं चाहे वो अलग तरह से हैं, तो जो वर्कर्स हैं तो जहाँ से अगर वो इंडिया से आकर के बॉर्डर पे काम कर रहे हैं तो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाए जाएंगे, ना कि जिस कंट्री में वो एक्सीडेंटली चले गए या जिस कंट्री में एज पर प्लानिंग काम कर रहे हैं तो उस कंट्री के नहीं, वो हमारे कंट्री के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं ऑल अदर्स, एज लॉन्ग एज दे स्टे अब्रॉड इज लेस देन 1 year, they are considered as residents of the country they come from and not where they happen to be in। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का सिंपल सा ये मतलब है, अगर काम करते करते 1 साल से कम हुआ है, किसी दूसरे कंट्री में वो गए और उस कंट्री में काम करते करते उनको 1 साल से कम हुआ है, चाहे वो किसी प्रोफेशन के हों, तो वो जिस कंट्री से आए हैं उसी का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। और अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 year से मोर देन हो गया, तो फिर वो जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं उस कंट्री के रेजिडेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। इसके साथ हमारा टॉपिक नंबर 2.5 यहाँ पर खत्म हुआ और अब जो टॉपिक आएगा 2.6 आएगा NIT और NFIA। अब धीरे धीरे आप नेशनल इनकम या GDP की कंप्यूटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज पढ़ाया था वो भी था बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स पे आप बहुत फोकस होकर के अच्छे से पढ़िए। हर एक चैप्टर की हमारे पास एग्जाम सीरीज है जिसमें हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डाला हुआ है, तो अगर आपने एग्जाम सीरीज अटेंड नहीं की है उन चैप्टर्स की ज़रूर कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छे लेवल की। अपने आप डाउट्स को, जो आपको क्वेश्चंस तंग कर रहे हैं, सोल्व नहीं हो रहे, उन क्वेश्चंस को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए इन वीडियोज़ को। तो आपसे हम मिलते हैं टॉपिक 2.6 में। थैंक यू वेरी मच।